नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 12 जिसका टॉपिक है हाई कोर्ट्स मतलब उच्च न्यायालय। तो आज हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में इससे पहले जो वीडियो लाया था लास्ट वाली, उसमें मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी, और साथ ही आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको मैं जानकारी दे दूं कि हमारे चैनल पे आप जानते हैं एक फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है मैथमेटिक्स का, जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स कराई जाएगी मिस्टर लोकेन्द्र यादव सर द्वारा। तो आप उसको जरूर देखें। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये समझ लीजिए मैथमेटिक्स की पूरी जानकारी, मतलब आप बेसिक्स से जिनको आप मैथमेटिक्स कुछ नहीं आती उन्हीं के लिए सीरीज शुरू करी गई है। इस पर आप बेसिक मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके आपको हाई लेवल पे ले जाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? हाई कोर्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट, इसे हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। ये आपका पार्ट 6 या कहते हैं भाग 6 में आता है। इसमें आता है भाग 6 में आपका आता है क्या? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आता है। इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 214 से लेकर 231 तक। कितने? अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक आते हैं आपको, इसमें हाई कोर्ट के बारे में आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको बता दें जो सबसे पहले आपका हाई कोर्ट जो बना था वो 3 जगह था। कहाँ कहाँ है? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। इन 3 जगह पे आपका हाई कोर्ट था। कहाँ? 1862 में हुआ करता था। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हुआ करता था। और 1866 में, मतलब ठीक आप देखेंगे तो 4 साल बाद, जब आप 4 साल बाद आप देखेंगे तो 4 साल बाद इलाहाबाद में भी आपका हाई कोर्ट खोल दिया गया। कब? 1866 में खोला गया था। आपको बता दें जो अभी टोटल स्ट्रेंथ जो है आपकी हाई कोर्ट की, वो इस टाइम करंट हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है टोटल 25 है। मतलब भारत में बात करी जाए तो पूरे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं। आज से पहले 24 हुआ करते थे, अब 25 हो गए हैं। याद रखिएगा, कुल उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में कितनी है? 25 है। और याद रखिएगा कॉमन हाई कोर्ट भी कई जगह पे है। मतलब कई कई राज्यों में कॉमन हाई कोर्ट है, मतलब एक से ज़्यादा राज्यों के एक ही आपका हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ऐसे कॉमन हाई कोर्ट कितने हैं? तो टोटल 3 ऐसे हाई कोर्ट है। पहले 4 हुआ करते थे, यहाँ से एक कम हो गया। ठीक है, यहाँ से एक कम हो गया और यहाँ पे एक ऐड हो गया, 24 से 25 हो गया इसमें। और यहाँ पे कितने? 3 टोटल हाई कोर्ट बचे, कॉमन हाई कोर्ट। मतलब एक से ज़्यादा राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं वो कितने बचे? सिर्फ 3 बचे हैं। तीन ऐसे हाई कोर्ट हैं जो एक से ज़्यादा राज्यों के हैं, या आप कह दें केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें जो कॉमन हाई कोर्ट का जो बात है, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने ऐड किया था अपने संविधान में 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। तो 1956 के तहत हमने क्या अपने संविधान में संशोधन किया, और उसमें जो एक कॉमन हाई कोर्ट जो वर्ड है, कॉमन हाई कोर्ट या कह दें सामान्य उच्च न्यायालय, इसकी हमने ऐड किया उसको। इसमें क्या, इसके तहत क्या होता है कि आपका जो कई ऐसे स्टेट्स होते हैं जिसके अंदर क्या है, आपको जनसंख्या के आधार पे वो उनकी जनसंख्या इतनी नहीं होती कि उनको हाई कोर्ट की जरूरत पड़े स्टेट्स को। तो ऐसा करते हैं कि जनसंख्या को देखते हुए या पॉपुलेशन को देखते हुए क्या करते हैं कि कई ऐसे राज्य जिनकी राज्यों की जनसंख्या बहुत कम है, तो ऐसे 2 या 3 राज्य एक साथ मिला दिए जाते हैं, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट बना दिया जाता है। ठीक है, ये आपका होता है। और साथ ही बता दें आपका जो पार्ट 5 आपका है, पार्ट 7 जो है, इसमें आपका जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है इसको हटा दिया था। मतलब इसको जो पार्ट 7 है उसको डिलीट कर दिया था। किसमें? 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, फिर आपको बता दें दिल्ली एकमात्र एक ऐसा आपका यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है? कौन? दिल्ली आपका एकमात्र ऐसा एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो दिल्ली ऐसी एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। इसी को याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट का कंपोजिशन कैसे हुआ, मतलब संयोजन कैसे हुआ, कैसे हाई कोर्ट बना, क्या क्या इसका तरीका होता है। तो देखो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, आप देखो हर कोई कोर्ट का एक हेड होता ही होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे ही हाई कोर्ट के हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहते हैं उनको। ठीक है, तो यार रखिएगा जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, कहते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, उनको जो निर्धारित होते हैं वो कौन निर्धारित करता है? तो वो निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी द्वारा वो उनको निर्धारित किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो वही राष्ट्रपति जी उनको देखते हैं कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए और कितनी नहीं जजों की। ठीक है, तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। और साथ ही आपको इस बारे में बता दें
कि जो इंक्रीज नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, मतलब अगर हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी है आपको, जैसे अब मान ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में कोई एक इलाहाबाद हाई कोर्ट, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या कम पड़ रही है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, जजों की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या है, नए जजों को अपॉइंट करेंगे। तो आप जानते हैं नए जजों को अपॉइंट करने का अधिकार इसका होता है, राष्ट्रपति जी का होता है ना। शपथ उन्हें कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं, या फिर कह दीजिए उनको अपॉइंटमेंट किस द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जी होते हैं वो ही आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेस होते हैं और जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, उन्हीं को अपॉइंट करते हैं, आप जानते हैं ना। वही आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया ये बात। ऐसी सेम कंडीशन यहाँ पे हाई कोर्ट में भी लगती है, ठीक है। फिर आपको बताते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में, बताते हैं नियुक्ति के बारे में बताते हैं। आप जानते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, या कह दें उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, किस द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। अब कैसे अपॉइंट किया जाता है, जो इसमें भी एक पेज, इसमें भी क्या एक तरीका है अपॉइंट करने का। वैसा नहीं कि राष्ट्रपति जी आए और किसी को भी अपॉइंट कर लिया, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति जी को अपॉइंट, जो राष्ट्रपति जी किसी को अपॉइंट करते हैं जज, हाई कोर्ट के जज के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि राष्ट्रपति जी की सहमति प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सीजीआई, या फिर कह दें सीजीआई प्लस गवर्नर जो होते हैं, इनकी राय पर ही आपके क्या है, हाई कोर्ट में जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इन तीनों लोगों की सलाह से या एडवाइस से, या फिर तीनों के मिलके आपके क्या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ सलाह देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर जो होते हैं वो सलाह देते हैं, पर फाइनल डिसीजन कौन लेता है, वो राष्ट्रपति जी लेते हैं, पर इनके द्वारा ही लिया जाता है। अब जानते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बताया है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जजेस नियुक्त अपॉइंट करते हैं, मतलब उनको जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते राष्ट्रपति जी हैं, पर उनकी नियुक्ति जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल होती है, उसके द्वारा किया जाता है। इसमें ना राष्ट्रपति क्या नाम सरकार बीच में आती है, ना कोई बीच में आता है। इसमें क्या होता है, अपनी सुप्रीम कोर्ट की खुद की एक पैनल होती है, उसके द्वारा अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। ऐसे हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट में क्या होता है कि राष्ट्रपति जी, आप देखें राष्ट्रपति जी जो प्रेसिडेंट है प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और साथ ही गवर्नर जो है, ये तीनों लोग, मतलब मान लीजिए तीनों लोग मिलके हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उनको नियुक्त करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, कि योग्यता क्या होती है हाई कोर्ट के जज के लिए, मतलब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि एक हाई कोर्ट के जज बनने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन आती है, सबसे बड़ी पहली कंडीशन जो आती है, वो पहली बात ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मतलब वह व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनेगा, या जज बनने के लिए अपना जो कार्यभार होगा, या फिर जिस जज बनने के लिए खड़ा होगा पद पे, उस पद का उम्मीदवार होगा, कह दीजिए जो हाई कोर्ट के जज का उम्मीदवार होगा, उसको क्या है, भारत का नागरिक होना महत्वपूर्ण है। मतलब वो भारत का नागरिक होंगे तभी क्या है, उनको हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये है, यहाँ बताया गया है कि हाई कोर्ट के जो होता है, वो जो व्यक्ति है जो हाई कोर्ट के जज के लिए उम्मीदवार है, वो हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए। मतलब हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए, कम से 10 साल तक तो होना ही चाहिए। मतलब उस व्यक्ति जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनेगा, उसको कम से कम 10 साल का हाई कोर्ट के वकील का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो क्या है, हाई कोर्ट के जज की उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है, अन्यथा वो जज का उम्मीदवार नहीं बन सकता है। फिर तीसरी कंडीशन ये आ जाती है, या वो कोई जो व्यक्ति है, ये कोई जुडिशियल ऑफिस, मतलब न्यायिक कार्यालय संभालता हो 10 साल तक, मतलब 10 साल तक उसने किसी भी न्यायिक कार्यालय को संभाला हो, तो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। अब यहाँ एक बात आपको बता दें, ये जो आपकी जो कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 2 और जो कंडीशन नंबर 3 है, इनमें से कोई एक फॉलो होनी चाहिए। मतलब इसमें ऐड नहीं और आएगा, तो और मतलब क्या होता है, कोई एक कंडीशन फॉलो होती है तो क्या है, वो हाई कोर्ट के जज के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील भी रहा हो, प्लस 10 साल उसने कोई न्यायिक पदवी संभाला हो, तभी वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, ऐसा नहीं होता है। उन दोनों में से, या आपकी जो सेकंड कंडीशन है, जो थर्ड कंडीशन है, इन दोनों में से कोई एक फुलफिल करता हो तो वह हाई कोर्ट के जज के लिए उम्मीदवार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अन्यथा नहीं हो सकता वो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक हाई कोर्ट के
जो वकील जज होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, कितने समय तक उनको रखा जाता है। तो आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट के जज होता है उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है कि आप क्या नाम है 5 साल के लिए रहेंगे, 6 साल के लिए रहेंगे या फिर 7 साल के लिए रहेंगे। ये फिक्स नहीं होता, किसी कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि आप 5-6 साल तक। इनका कंडीशन क्या होती है कि वो रिटायरमेंट होते हैं एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। मतलब हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो 62 ईयर के होने पर ही क्या है रिटायर कर दिए जाते हैं। जैसे आपके सरकारी अधिकारी जॉब होती है, सरकारी जॉब में जानते हैं कि आपकी जब 60 एज हो जाती है तो आपको रिटायरमेंट दिया जाता है। ऐसी हाई कोर्ट में जो जज होता है जब उसकी एज 60 ईयर्स हो जाती है, 62 ईयर्स हो जाती है, तब उसको क्या है रिटायरमेंट दे दिया जाता है। उससे पहले वो नहीं हटता है, वो अपने जज के कार्य पर पद पर हमेशा बना रहेगा। ठीक है। पर इसमें एक कंडीशन आती है, इसमें क्या एक बात आपको बता दूं क्या, कि हमारा जो 15th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1963 में, इसमें हमने क्या करा था इससे पहले, मतलब 1963 से पहले जो जज की रिटायरमेंट एज थी वो कितनी हुआ करती थी, 60 ईयर्स हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 60 ईयर्स हुआ करती थी। पर हमने 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में, मतलब 15वां जो अमेंडमेंट किया, संशोधन किया भारतीय संविधान में, उसमें 1963 में हमने संशोधन किया। उसमें हमने क्या करा, जो जज की एज है 60 साल, रिटायरमेंट एज जो 60 साल है उसको बढ़ा के हमने 62 ईयर या 62 वर्ष कर दी। तो यह कंडीशन क्या लगी, यार देख रहे समझ रहे हो कि हमने 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में संशोधन किया भारतीय संविधान में, और जो जज की रिटायरमेंट एज थी, जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज थी वो 60 ईयर्स थी, उसको बढ़ा के गति गंदी कर दी। कितनी कर दी, 62 ईयर्स कर दी, कितने 62 वर्ष कर दी। तो वो ठीक है। और फिर बात आती है कि एक हाई कोर्ट के जज हैं, जज मान लीजिए या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, या उनको क्या है अपना रजिस्ट्रेशन लेटर या आप कहते हैं इस्तीफा पत्र देना है, तो वो किसको देंगे। तो याद रखिएगा रेजिग्नेशन लेटर जो होता है वो राष्ट्रपति जी को देते हैं। हाई कोर्ट के जज होते हैं प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। अगर वो उन्हें किसी अपने पद से अपने पद से हटना है, हटने के लिए क्या इस्तीफा पत्र देते हैं। तो इस्तीफा पत्र वो किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को दवाएंगे। और राष्ट्रपति जी द्वारा ही जब उनके इस्तीफा पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या है वो अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है रिमूवल का, मतलब क्या कंडीशंस होती है जब हाई कोर्ट के जज को अपने पद से निकाला जा सकता है समय से पहले। पहली बात तो मैंने ये बताई कि वो अपना इस्तीफा पत्र दे दें राष्ट्रपति जी को। ये तो हो गया कि वो अपनी स्वेच्छा से अपने पद से हट जा रहे हैं, हट रहे हैं, है ना। स्वेच्छा से हट रहे हैं तब तो कोई कंडीशन नहीं। पर ऐसा होता है कि वो जो हाईकोर्ट के जज हैं वो गलत कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर सही से काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई और रीजन ना हो, वो तो उनको हटाने के क्या कारण हो सकते हैं, कौन हटाएगा उनको भाई, हटाएगा कौन उन्हें, जब वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको हटाएगा कौन। तो उनको जो हटाने का जो पावर है वो किसके पास, राष्ट्रपति जी के पास है। किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो है किस हाई कोर्ट के जज प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनको हटा सके। ठीक है। पर कब, कंडीशन क्या होगी हटाने की, कंडीशन एक ही होगी कि रिकमेंडेशन होनी चाहिए किसकी, पार्लियामेंट की, मतलब संसद की सिफारिश के बाद ही जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को या किसी भी देखिए वो मुख्य न्यायाधीश को या कहते चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनको उसके पद से हटा सकते हैं, उनको उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है। ये बात होगी आपकी यहाँ पे फिक्स। तो उन्हें कौन हटाएगा, राष्ट्रपति जी हटाएंगे। पर क्यों, कब हटाएंगे, कंडीशन ये होगी कि उनको ये बात संसद से, मतलब पार्लियामेंट की सिफारिश, रिकमेंडेशन दी जाए पार्लियामेंट द्वारा, ये कहे संसद द्वारा ये सिफारिश की जाए राष्ट्रपति जी से कि ये फलाना फलाना व्यक्ति जो है ये हाई कोर्ट का जज है, या जो चीफ जस्टिस कुछ भी हो हाई कोर्ट में, जज या पर चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट हो, ये दो ही की बात हो रही है यहाँ पे, और कहीं नहीं वकील की या पर कोई उस पर कार्य करने वाले कर्मचारी की बात नहीं करेंगे, यहाँ से जजों की बात कर रहे हैं। तो जज हैं उनको ये अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको इनको इनके पद से हटा दीजिए। ठीक है। तब क्या है, राष्ट्रपति जी इनको हटा देंगे, तब राष्ट्रपति क्या है इनको हटा देंगे। पर इसमें एक बात कंडीशन भी आती है, क्या आती है कि जो हाईकोर्ट के जज हैं इनको हटाने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन होते हैं, दो ही ग्रुप हो सकते हैं, कि दो ऐसे कंडीशंस होते हैं जिन पे क्या है आप राष्ट्रपति जो जज हैं हाईकोर्ट के उनको हटा सकते हैं। और सेम कंडीशंस जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होती हैं। जो मैंने यहाँ लिखा हूँ सुप्रीम कोर्ट में मैंने बताई थी आपको कि उन्हें हटाने का तरीका क्या होता है, क्या रीजंस होते हैं दो।
तो सेम तो रीजन यहाँ हाई कोर्ट के जजों पे भी लागू होता है। क्या होता है तो उसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करेंगे तो उसमें आप बता दें कि जो जज हैं, पहली कंडीशन क्या रहेगी उन्हें हटाने का, कि वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर मतलब दुर्व्यवहार सिद्ध किया गया। अगर जो हाई कोर्ट का जज है वह कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या पर कह दें मिसबिहेव कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या पर कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, या पर कोई मतलब कोई गलत काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं, या पर अपना कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, या एकदम एटीट्यूड या ईगो आ जाए, तो क्या है उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन जो आती है, दूसरी कंडीशन ये आती है इनकेपेसिटी टू एक्ट एज अ जज, मतलब न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो क्या है वो व्यक्ति को आपको हटा दिया जाएगा संसद की रिकमेंडेशन पे, राष्ट्रपति द्वारा, मतलब संसद की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा उनको, जो हाईकोर्ट का जज होगा उनको उनके पास से हटा दिया जाएगा, अगर वो जज बनने के योग्य नहीं होंगे तो। ठीक है, वो असमर्थ हैं, यहाँ पर कोई ढंग से काम नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उनको हटा दिया जाएगा। तो ये सब दो ही कंडीशंस हैं जिसमें क्या है आप किसी भी जज को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा सकते हैं, अन्यथा उनको नहीं हटा सकते। वो अपने पद पे बने रहेंगे जब तक उनकी रिटायरमेंट एज पूरी नहीं हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि शपथ कौन दिलाता है। जब आप, जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको नियुक्त राष्ट्रपति जी करते हैं, तो उनको शपथ भी कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति जी ही दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे, या राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। फिर आता है कि हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी सैलरी, अलाउंस और पेंशन जो होती है हाई कोर्ट के जजों की, वो कहां से मिलती है। तो आपको बता दें उच्च न्यायालय का वेतन भत्ता, जो पेंशन होती है, वो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा, इंडिया से, मतलब भारत की संचित निधि से। क्या नाम है, आपके जितने भी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको क्या है, उनको उनकी पेंशन, उनका भत्ता, उनका वेतन दिया जाता है, उनकी सैलरी देंगे, सैलरी दी जाती है। तो आप जानते हैं हाई कोर्ट हर जो भाई सरकारी कर्मचारी वो एक पद पे बैठे हैं, तो कुछ सैलरी तो मिलेगी ना उनको। सैलरी मिलेगी तो जाहिर बात उनको कुछ अलाउंस भी मिलेंगे, और अलाउंस मिलेंगे तो क्या उनको पेंशन भी मिलेगी। तो पेंशन जब उनको दी जाती है, कहाँ से दी जाती है, तो ये सब चीज़ ये दी जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब भारत की संचित निधि से क्या है इनको ये सब चीज दिए जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपकी। यहाँ पे क्या हो गई, आपको अलाउंस के बारे में बात करें। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पावर ऑफ हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, पावर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो उच्च न्यायालय जो होता है, आप कह दीजिए पावर ऑफ हाई कोर्ट, या आप कह दें उच्च न्यायालय की शक्ति जो होती है वो क्या क्या होती है उसके बारे में बात करें। तो पहली कंडीशन ये होता है कि जो ये रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब हाई कोर्ट को भी क्या कहते हैं, रिकॉर्ड का एक अदालत भी कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को सेम, तो ये बात याद रखिएगा कि जो पावर होती है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, लगभग लगभग पूरी पूरा सेम ही होती हैं। बस ये होता है कि सारे काम जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है, हाई कोर्ट का थोड़ा नीचे होता है, तो इस हिसाब से नापा क्या जाता है, वरना उनकी पावर्स लगभग लगभग बराबर ही होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बता रखा है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड का एक अदालत, रिकॉर्ड की एक अदालत कहा जाता है, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट को भी कहा जाता है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, ऐसे हाई कोर्ट को भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब उन्हें क्या है न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी दी जाती है। मतलब कह सकते हैं अब जैसे कोई केस चल रहा है, मैंने आपको बताया कि कोई केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, अब लग रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये कोर्ट उनके हिसाब से थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ये केस हमें सॉल्व करना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो हाई कोर्ट हो गया फिर सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो केस लोअर कोर्ट से उठा के क्या है अपने पास जाएंगे और हाई कोर्ट में डायरेक्ट सुन सकते हैं। ये इनको पावर होती है, किनको, हाई कोर्ट को पावर होती है और सुप्रीम कोर्ट को भी पावर होती है। चलिए फिर आप बात करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये हमने अडॉप्ट किससे किया था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको बताया था जुडिशियल रिव्यू हमने किससे अडॉप्ट किया था, तो जुडिशियल रिव्यू हमने अडॉप्ट किया था यूएसए से, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने जुडिशियल रिव्यू अपना क्या नाम है अपॉइंट लिया, मतलब लिया था या ऐड किया था अपने संविधान के अंदर। अगर आपको आप एक चीज़ बतानी है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप ये मुझे बताइए कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, है ना, कमेंट करके बताइए कि यूएसए से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया अपने संविधान के अंदर। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट बताइएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं
इंडिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब एक कानून द्वारा स्थापित भारत प्रक्रिया भी कहा जाता है। फिर आपको बता दें यूएसए में क्या कहा जाता है, तो यूएसए में कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है यूएसए के अंदर। भारत के अंदर कहा जाता है कानून द्वारा स्थापित भारत प्रक्रिया, और यूएसए में कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज कंडीशन याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, वरना मेन चीज क्या है ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की पावर, हाई कोर्ट की पावर क्या होती है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है, याद रखिएगा। और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी होती है हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है और हाई कोर्ट के पास भी होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं जुडिशियल ऑफ हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है, मतलब कितने हिस्सों पे वो कार्य कर सकते हैं, किस हिस्सों पे वो काम कर सकते हैं, क्या क्या उनका काम होता है। तो याद रखें पहली कंडीशन आती है ओरिजिनल ड्यूरेशन, मतलब मूल न्यायाधिकार क्या होता है उनका। तो पहला कंडीशन होता है जैसे एमपी या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं, उनके जो इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं या चुनावी विवाद होते हैं, वो कौन देखता है, वो हाई कोर्ट देखते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट देखेगा। एमपी एमएलए और एमपी एमएलए एमएलसी इनके कोई भी विवाद होंगे वो कौन देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा। प्लस जो आपके मैरिज डाइवोर्स विल मैटर होते हैं, या है ना, ये सब कौन देखते हैं, ये भी हाई कोर्ट ही देखेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कौन देखता है, ये हाई कोर्ट ही देखता है। फिर सेकंड नंबर पर आपका आता है रिट ज्यूरिडिक्शन, मतलब रिट क्षेत्राधिकार। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार होता है। रिट कितने प्रकार की होती हैं, वो 5 प्रकार की होती है। अगर आपने मेरी फंडामेंटल राइट्स की वीडियो देखी है, उसमें सेकंड पार्ट है, उसमें मैंने आपको सारी रिट्स जो है उसके बारे में पढ़ाया है मैंने, है ना। जितने भी आपके रिट्स हैं, आपके जो आप कहते हैं एक तरह से, और रिट को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ये 5 ऑर्डर्स होते हैं जिसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। अगर वो आपको याद है तो ये सब जो रिट जारी की जाती है वो रिट जारी कौन करता है, हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उसमें मैंने ये बात भी बताया था कि किसके पास रिट ज़्यादा पावर होती है रिट जारी करने की। तो आप कहेंगे, दिमाग में आपके आया होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होगी, क्यों, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय होता है वो। पर ऐसा नहीं होता है, रिट जारी करने की जो पावर किसके पास ज़्यादा है, वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। क्यों, हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अदर मैटर्स में भी कर सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट रिट जो जारी कर सकता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मैटर में ही से अपनी रिट जारी कर सकते हैं, अन्यथा वो रिट जारी नहीं कर सकते, पर हाई कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है तीसरी कंडीशन, तीसरी बात आती है आपकी एप्लीट इन सिविल केसेस, मतलब सिविल मामलों में अपील करने का अधिकार भी होता है। जैसे कौन से, अपील इन सिविल केसेस, या आपके सिविल मामले होते हैं उनमें अपील कर सकते हो। दूसरी होती है अपील इन क्रिमिनल कोर्ट, मतलब न्यायिक आपराधिक न्यायालय में अपील कर सकते हो, आप क्रिमिनल कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। ये किसका, हाई कोर्ट का ड्यूरेशन होता है। फिर चौथी कंडीशन आती है सुपरवाइजरी ड्यूरेशन, मतलब पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार भी होता है हाई कोर्ट का, मतलब वो किसी को सुपरवाइज भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि किसी चीज़ को सुपरवाइज करने का अधिकार होता है, मतलब पर्यवेक्षी का अधिकार भी हाई कोर्ट के पास होता है। ठीक है, ये 4 पावर हो गई। और फिर आपके बात, ये 4 पावर आपकी पूरी हो गई, हाई कोर्ट के बारे में बात करी, ये 4 पावर्स के बारे में बात कर ली यहाँ पे। और याद रखिएगा ये चारों पावर जो है ना, ये चीज़ याद रखिएगा आप, पावर कौन कौन सी है आपकी। पहली पावर कौन सी हो गई, ओरिजिनल ड्यूरेशन। दूसरी कौन सी हो गई, रिट ड्यूरेशन। तीसरी कौन सी होगी, एप्लीट इन सिविल केस। और चौथी कौन सी हो गई, सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ये 4 आपकी क्या होती हैं, ज्यूरिडिक्शंस होती हैं आपकी, या कहते क्षेत्राधिकार होते हैं किसके, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार होते हैं, किसकी, हाई कोर्ट के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। अब बढ़ते हैं ट्रिब्यूनल्स, मतलब न्यायाधिकरण जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब जानते हैं पार्ट 14A में, जिसको हमने ऐड किया था 42th अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, हमने क्या है पार्ट 14A ऐड किया था, कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, इसमें हमने क्या कह रहा था, इसमें हमने आर्टिकल 323A, जिसमें हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्यूनल, मतलब प्रशासन न्यायाधिकरण, इसको ऐड किया था। वही आर्टिकल 323B, इसमें अदर मैटर्स में अन्य मामले भी हमने ऐड कर दिए थे हाई कोर्ट के मामले में। दो हाई कोर्ट अन्य मामले, मतलब हो गया कि हाई कोर्ट क्या है, रिट जारी करेगा। रिट जारी करेगा तो कैसे रिट जारी कर देगा, रिट जारी करने पर उन्हें क्या है, अन्य मामलों पर रिट जारी करने का जगह अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अधिकार होता है कि कोई, आप मान लीजिए फंडामेंटल राइट से मैटर होगा, और कोई फंडामेंटल राइट का कोई से होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिट जारी करेंगे, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिट जारी नहीं करते हैं। हाई कोर्ट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि रिट में जो पावरफुल रिट होती है, किसके पास ज़्यादा पावर होती है, तो रिट में सबसे ज़्यादा पावर हाई कोर्ट के पास होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक है, और ये दो ही कोर्ट क्या है, आपके रिट जारी कर सकते हैं, अन्यथा कोई रिट जारी नहीं कर सकते हैं।
और ये भी जानते हैं कितने रेट जारी करी जाती हैं, टोटल 5 रेटें होती हुई जारी की जाती हैं। अगर आपको नाम याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ना उसका नाम बताइए, लिख के बताइएगा, कमेंट सेक्शन में नाम बताइए 5 रेटों के नाम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हाई कोर्ट आपका खत्म हो गया है। हाई कोर्ट के में इतना ही डिटेल था, ये आपका मोर देन एनफ डिटेल है। इस क्वेश्चन जो बनेंगे आपके सब इसी से ही बनेंगे, इससे रिलेटेड ही बनेंगे, इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं आपको क्या है, पीडीएफ भी उपलब्ध करा रहा हूँ, क्या है, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे क्या है, ये बाकी लोगों के पास ही पहुंच सके। जय हिंद।